हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिक स्टडी। तो आज टॉपर सीरीज का 7th वीडियो होने वाला है, यानी कि 7 चैप्टर हम लोग ने अभी तक 6 चैप्टर कवर किए हैं। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में होने वाला है क्या कि बहुत सारे टर्म्स हैं एंड हम उसके भी डिफिनेशंस को जानेंगे। और सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं हमारे घरों में। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। आप सोचिए कि मॉडर्न सोसाइटी यानी कि आधुनिक जो अभी के समाज है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा? इट इज़ पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। Since we are science students, so it is necessary to understand the basic concept of the behind the word of electricity। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये पॉसिबल नहीं होता कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग जी सकते थे और टेक्नोलॉजी कोई भी यूज कर सकते थे। जैसे कि आप अगर घर में हैं तो आपके घर में बहुत सारे अप्लीएंसेस लगे होंगे, जैसे कि फ़ैन हो गया, टीवी हो गया। तो ये सब किस चीज़ से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी में अभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसका इम्पोर्टेंस यही है। आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो आपको भी पता होगा कि साइंस में इतने चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं, खासकर फिजिक्स में। तो जैसे बल्ब हो गया, आप फ्रिज ले लीजिए, आपके घर में कितने चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। वायरिंग कनेक्शन हो गया, ये सब क्यों कनेक्शन किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घर पे इसलिए, और सब उससे अप्लायंसेस यूज होते हैं। तो ये सबसे पहला टर्म जो आता है हम लोग का, चार्ज। अब देखिए, मैं लाइन से आपको पहले सबको डिफाइन करते हुए चलूँगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला जो बनेगा उसको डिफाइन करूँगा और ऐसे ऐसे टर्म्स चलते जाएंगे। तो चार्ज होता क्या है? इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी आइदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि एटम में रहते हैं, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया। इसका SI यूनिट क्या होता है? आपको सब चीज़, जितने भी फिजिक्स में लॉ लगते हैं, जैसे कि जितने भी फिजिक्स के जितने भी टर्म्स आते हैं, आपको सबका SI यूनिट पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका SI यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम को हमको किससे डिनोट करते हैं? C से। जैसे आपको साइंस, अगर आप साइंस पढ़े, मैथ में भी आपको SI यूनिट पता रहना चाहिए, जैसे मीटर हो गया और यूनिट हो गया जैसे लीटर हो गया, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल को कर लेंगे। नेट चार्ज किसको कहते हैं? Q, यानी कि उसी को ही कहते हैं, बट ये टोटल चार्ज होता है। वो सिंगल चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है। IC, नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स 6 × 10⁻18। अभी 6 × 10 क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि चार्ज में प्रेजेंट रहते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो देख लीजिए, ये चार्ज का अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन यहाँ क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NE जो है ना, और Q क्या है? जो कि हमारा चार्ज है, नेट चार्ज है। अब इसमें देखिए, इफ़ Q = 1 कूलम, हम मान लेते हैं Q = 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन = इतना इलेक्ट्रॉन है, 1.6 × 10⁻19 C ना, 19 यानी कि कूलम। तो इतना चार्ज है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पर, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो N इसी साइड रहेगा, Q/E हो जाएगा। अब Q के जगह पे 1 है, हम लोग जानते कूलम है, और E के जगह पे 1.6 × 10⁻19 तो इसमें होता है कि जब आप यहाँ से जितने पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, आपका ऊपर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। जब यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ से भी एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो ये माइनस है जो वो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल नेट वैल्यू आता है 6.2 × 10⁻18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज में? 6.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है करंट। करंट इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब करंट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन हम लोग इस तरीके से करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इन चार्ज, हाँ कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, यानी कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप इसे भी डिफाइन इसको कर सकते हैं। ये किससे डिनोट किया जाता है? आई से। अब ये देखिए एक वायर हो गया, उसमें कितना करंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कितना वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल याद करे रहिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि करंट आई हो गया। अब वो कितना कूलम ऑफ चार्ज, कितना कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड जा रहा है, मतलब कितना कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है। तो इसमें एसआई यूनिट इसका क्या है? एम्पियर। स्पेलिंग याद रख लीजिए, और इसका हर जगह यूज होता है। आप अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप उसके जो एसआई यूनिट है उसमें लिखे ज़रूर, क्योंकि अगर आप उसको नहीं लिखते हो तो वहाँ पे आपका नंबर कट जाता है। तो एम्पियर क्या होता है? डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। तो फ्लोइंग यहाँ रहेगा। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि एक ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन है डिफाइन करना है आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड में कितना फ्लो करता है। तो सिंपल सी बात है, इसका 1 एम्पियर, ठीक 1 एम्पियर हो रहा है ना, एक एम्पियर, और जो चार्ज है मतलब कूलम है 1 कूलम बोला है, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, हमेशा टाइम सेकेंड में रहेगा, पर सेकेंड आपको बोला गया है। तो ये सब अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कन्वेंसली इट फ्लोज द फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू और सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें बोला गया जा रहा है जो आप एक सर्किट बनाते हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है, सर्किट यानी समझ रहे हैं कि आप कोई भी कनेक्शन जिससे आपका जो एक पॉइंट आपका नेगेटिव वायर से जुड़ा रहे और एक पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हाँ तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस साइड फ्लो करता है उसके अपोजिट साइड में करंट होता है, करंट फ्लो करता है। समझ में आया बात? हमेशा उल्टा होता है। तो इट फ्लोज, ये प्लस टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आ जाए। सबसे छोटी क्वांटिटी क्या होती है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, एम्पियर था और उसको मिली कर दिए, मिली एम्पियर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। और उससे नीचे यूए माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? एम मीटर। एम मीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आप करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, एम इज अ सर्किट, ठीक है। तो ये सीरीज में हमेशा कनेक्ट होता है। अभी सीरीज क्या होता है? सीरीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब आप वायर के सीधे उसी में बीच में कहीं पे जोड़ देंगे तो उसको सीरीज करते हैं, और पैरेलल भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये होता क्या है कि ये यूज होता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितना, तो मेजर करने के लिए होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल ऑफ, ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिर्फ इसके बीच में ए लिखने से नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको लिखना जरूरी होता है। और इन ए सर्किट, ये सर्किट में जोड़ा जाता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, अब हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ क्लोज पाथ अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ये क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो करता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि एक इधर आपका बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है, आपको याद करना पड़ेगा। इस सिंबल को मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एमीटर है, ये कि यानी कि आपका स्विच हम कह सकते हैं, ये बल्ब का सिंबल है,
और ये करंट के फ्लो का सिंबल है। ठीक, करंट किस साइड फ्लो कर रही है। ये 3 बैटरी है, एक बैटरी ये हो गई, एक बैटरी है, एक बैटरी है, ठीक, 3 बैटरी हो गई। अब इसमें देखिए पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव ये हो गया, अब पॉजिटिव से करंट फ्लो कर रहा है, अभी मैंने बात किया था। ये भी पॉजिटिव है, इधर निगेटिव, निगेटिव जा रहा है ये धीरे धीरे, तब बल्ब पे पहुंचेगा तब इसके इधर से कि यानी कि स्विच जाएगा, स्विच से फिर निगेटिव में अंदर बैटरी के चला जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बस इलेक्ट्रिक प्रेशर के थ्रू जो होता है वो जैसे फ्लो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, जब वाटर एक ट्यूब से मतलब फ्लो किया जाता है, कोई पाइप आप ले लीजिए, तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर हाई प्रेशर एट वन साइड एंड लोअर प्रेशर एंड अनदर साइड। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो देख लेते हैं प्रैक्टिकल क्या होता है। इसमें बोला गया क्या गया है सिंपली कि आपको जैसे कि एक टब आप ले लीजिए इधर इस साइड, ठीक, और एक टब आपको इस साइड लेना है, और यहाँ इस टब में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इस टब में पानी यहाँ तक भरा हुआ है। तो यहाँ पे आप एक पाइप कनेक्ट कर देंगे तो आपका किस टब में से किस टब में जाएगा, टब ए है और टब बी है। अब जल्दी से कमेंट करिए। और ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है। तो इसमें देखिए यहाँ तक पानी यानी कि इस डायरेक्शन से हमेशा वाटर इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में जाता है हमेशा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि इसी पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस का पता चलेगा। तो इसमें बोला देन जो करंट है वो मूव करेगा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे, जैसे पॉजिटिव से निगेटिव। In case of electric current, the flow of charge is made possible due to chemical action when in the cell that generated the potential difference। अब ये potential difference हो गया जो दोनों टर्मिनल जो निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जो रहता है उसमें ये potential difference उसी को कहते हैं। जो डिफरेंस होता है पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी कंसेप्ट उसी कंसेप्ट की तरह है जो वाटर फ्लोइंग जो भी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो इसका आई होप कि आपको ये वाला समझ में आएगा ये पॉइंट। अब जो पॉइंट आने वाला है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही आने वाला है, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें होता गया है कि जब आपको ये डिफाइन करना रहता है कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो करंट चार्ज जो गया है उसमें कुछ ना कुछ तो वर्क लगा होगा, तो वो वर्क को भी इसमें ऐड किया जाता है और कितना चार्ज लेकर गया। बस ये 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं इस फार्मूला को बनाने के लिए। तो इस फार्मूला में क्या बनेगा, जैसे V = W/Q। W यहाँ क्या है, वर्क, और Q क्या है, नेट चार्ज जो भी हम लोगों ने देखा था, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब ऐसा यूनिट ऑफ क्या होगा, वोल्ट का, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट, जो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल V। तो अब हम लोग जैसे करंट में देखे थे 1 वोल्ट को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट = 1 जूल अपॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज, सिंपल। अब देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, जैसे हम लोग ने करंट को देखा, करंट में क्या था, एमीटर था जो कि करंट को मेजर करता था। अब इसमें वोल्ट मीटर आ गया। वोल्ट मीटर क्या करता है इसमें कि वोल्ट को ये मेजर करता है कितना वोल्टेज है। ठीक, आप लोग के घरों में जो स्टेबलाइजर होगा उसमें लगा होगा। तो इसमें देखो सिंबल इसका ये है, ये सिंबल आपका हो गया। और ये यूज कहाँ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कितना वोल्टेज है। और इट इज ऑलवेज, हाँ, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। जैसे ये है तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे कनेक्ट होगा इंस्ट्रूमेंट के, ये वोल्टमीटर यहाँ ऐसे कनेक्ट होगा। सीरीज में नहीं कनेक्ट होता, क्यों नहीं होता अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस होता है।
ठीक, अब सिंबल्स होगा, कुछ हम लोग सिंबल्स देख लेते हैं कि, और आपको डायग्राम अगर दे दिया बोर्ड में बनाने के लिए तो आप कैसे उसको बना सकते हैं। पहला सेल, सेल कैसे बनेगा, एक सेल ऐसे बनेगा। अब सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है कि सेल एक सिंगल सेल होता है और बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। तो बैटरी ये हो गया, और बैटरी का सिंबल है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सेल लगे हैं। ठीक, और भी आप ज़्यादा लगा सकते हैं। कि क्या है इसमें, स्विच की ओपन, जब ये ओपन मतलब कि जब चालू रहेगा कोई भी स्विच तो आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कहीं कहीं, और कहीं कहीं ऐसा दिखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये ओपन है, खुला हुआ है, और ये जो क्लोज्ड है यानी कि इसमें की इंसर्ट है, तो यहाँ पे ब्लैक डॉट बस बन जाएगा और इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये बंद है, और इधर भी ये लॉक रहेगा किसी पॉइंट से। अब देखिए जॉइंट वायर हम लोग कैसे देख सकते हैं, जॉइंट कोई वायर जॉइंट है, किसी में आया ऐसे चला गया, ये जॉइंट वायर हो गया। ठीक, अगर हमको वायर जॉइंट नहीं है और हमको उसी के ऊपर से क्रॉस करना है तो हम लोग उसको ऐसे क्रॉस करते हैं और एक वायर नीचे से निकल जाता है। अब हम लोग बल्ब को देखते हैं, बल्ब कैसा दिखेगा, बल्ब आपको ऐसा दिखेगा, या तो आप जैसे बनाते हैं, जैसे आप कहीं कहीं देखते हैं आपके घरों में हो वैसे भी आप बना सकते हैं। एम मीटर कैसा दिखता है, अभी मैंने बात किया था एम मीटर, और वोल्ट मीटर को भी मैंने बात किया था कि कैसे उसका सिंबल होता है और कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं। इन दोनों को कनेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या आ जाए, जॉर्ज साइमन ओम जो एक फिजिसिस्ट है, तो ये 1789 से 1854 तक थे। तो इन्होंने क्या खोजा था कि इन्होंने एक ओम्स लॉ निकाला था, जो क्या होगा, फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट, जो आई रिलेशनशिप इन्होंने निकाला था करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस, मतलब क्या क्या रिएक्शन मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये हमारा बैटरी हो गया, बैटरी से करंट जा रहा है, ये एम मीटर हो गया। इधर से रेजिस्टेंस इन्होंने बनाया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो ये वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर से कनेक्ट है, और ये इधर से जा रहा है, इधर से वेरिएबल रेजिस्टेंस है, फिर की से इंसर्ट हो रहा है। तो इसमें ये आपको पता चल रहा है कि जब आपका करंट, ये आपका ग्राफ है, इस साइड जितना है वो करंट है और इस साइड जितना है वो वोल्ट है ऊपर की साइड। तो ये जब आप करंट को इंक्रीज करेंगे, मतलब जब आप वोल्ट को इंक्रीज करेंगे तो करंट अपने आप इंक्रीज होते जाएगा। तो यानी कि V इक्वल टू प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हम कह सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दिस केस ऑफ इन दिस सर्किट डायग्राम ऑफ अक्रॉस आर टू न्यू सिंबल। अब इसमें हम लोग को दो सिंबल्स दिख रहे होंगे, दो न्यू सिंबल्स। पहला सिंबल क्या है, ये जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंबल क्या है, ये जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, या तो रियोस्टेट कहते हैं हम लोग। वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, जब हम कोई रेजिस्टेंस को अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हम उसको चुनते हैं। जैसे 2 एम्पियर 2 ओम हमको चाहिए रेजिस्टेंस, तो हम 2 ओम ही लगाएंगे। अब हम लोग कहा जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में कहते क्या है, क्या कहा गया है, ही स्टार्टेड दैट द सर्किट current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end provide the temperature remain constant। अब इसमें हमको क्या बोला जा रहा है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज के, या तो हम ये भी कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। अब जब हम इस प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट लगा क्या है कि R रेजिस्टेंस। ठीक, अब इसमें रेजिस्टेंस अब है क्या, एक टाइप का ये रेजिस्टेंस है जैसे कि करंट फ्लो को और स्लो कर देता है। तो वेयर R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये R जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के बाद आया, मतलब कि वो जब हटा तो ये वेरिएबल लगा है। तो गिवन मेटल एट गिवन टेम्परेचर इट इज सेड टू बी रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो मेटल होता है, जो वायर का मेटल होता है, उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, किसी में कम वो चार्ज फ्लो हो पाता है, किसी में ज़्यादा चार्ज फ्लो हो पाता है।
तो टेम्परेचर के ऊपर भी ये होता है, और इसमें द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये जो हमने अभी बात किया कि जो वेरिएबल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो जब जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तब तक करंट भी बढ़ेगा, या तो जब करंट बढ़ेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे। हम लोग ने उसका सिंबल जान लिया और कैसे वो आया रेजिस्टेंस वो भी जान लिया। अब हम लोग रेजिस्टेंस का डिफिनेशन जान लेते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज करंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। ये हम लोग उसका सिंबल भी देखा था, कैपिटल आर। इट इज सिंबल है, हम लोग उसका सिंबल देखे थे कैसे वो ड्रॉ हुआ करा जाता है, ऐसे ऐसे जिगजैग लाइन में वो ड्रॉ किया जाता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। कोई भी कंडक्टर में ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, यानी कि उसको उसमें के वे में जो रास्ता होता है उसमें रुकावट लेकर आता है। इसका काम यही है। तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है? ओम्स, जो जॉर्ज साइमन ओम थे वो वही निकाले थे, तो वो अपने नाम पे इसका नाम रखा है। और इसका सिंबल क्या होता है? ये ओम का सिंबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसका सिंबल भी पूछ सकता है, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा तो आपको सिंबल लिखना ही पड़ेगा। 1 ओम, जैसे हम लोग एसआई यूनिट निकाले, मतलब कि करंट का देखे थे 1 एम्पियर, फिर उसके बाद वोल्ट का देखे 1 वोल्ट, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 1 ओम। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है। जब हम लोग R का निकालेंगे तो I इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, I नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इससे हमको फार्मूला मिलता है। इससे हम लोग I भी निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू वी बाई आर हम कर सकते हैं। ठीक, अब ऑब्वियसली बात है 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, सिंपल। अब रियोस्टेट हम लोग देख लेते हैं कि रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट, एज वी नो डैट V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और इधर क्या लिखा है ब्रैकेट में वो भी हम लोग देख लेते हैं कि शोज दैट द करंट थ्रू कंडक्टर रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टर। तो जो वोल्टेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। ऑब्वियसली जो करंट भी होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली in the circuit at a component is called rheostat। तो जब हम करंट के जो सर्किट होता है उसमें एक कंपोनेंट लगाते हैं, उससे करंट को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, उसी को हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। यानी कि उसके जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और ये क्या होता है? इट रेगुलेट करंट फ्लो चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है। ये किस नाम से? आर किसका सिंबल है? आर है रेजिस्टेंस का सिंबल, तो इसका सिंबल हो गया RH। और इसका जो जैसे आप बनाएंगे कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे आप शो करेंगे? इस सिंबल से। अब इट इज अ कंडक्टर हैज लेस रेजिस्टेंस। ये इसमें बहुत लेस रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती, लो रेजिस्टेंस। इट देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट। इसमें से ज़्यादा करंट पास होता है। ऑब्वियसली जब कम रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जब ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो कम करंट फ्लो होगा। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पे जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, जो रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है। पहला हो गया लेंथ पे डिपेंड करता है। जो वायर होगा उसके लेंथ पर वो डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया हो कितना, जैसे उसका मोटा कितना, मतलब कितना चौड़ा है, तो उस पर वो डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद उसके नेचुरल मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोग उसका नेचुरल मटेरियल को पढ़ने वाले हैं, जो कि रेजिस्टिविटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। वो लेंथ पे ऐसे डिपेंड करता है कि जितना लंबा वायर होगा, ठीक, जितना लंबा वायर होगा उतना ही करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगा। जैसे कहीं से आप जा रहे हैं, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये रोड हो गया, तो आप कहीं से जा रहे हैं तो आप रोड उतना सही नहीं है, तो आपको शॉर्टकट लेने के लिए वो शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं
और उसमें से आपको बहुत सारे गड्ढे मिल रहे हैं और बहुत सारे ब्रेकर्स मिल रहे हैं, तो आपका स्पीड जो होगा वो स्लो हो जाएगा और आप वहाँ से लेट पहुँचेंगे। तो वही सेम इसमें भी हो रहा है कि जितना लंबा रास्ता होगा उतना ही धीमा उसका मतलब उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस यानी कि आप उसको सपोज कर सकते हैं कि ब्रेकर, तो जितना ही ज़्यादा आपका लंबा रास्ता होगा उतना ही ज़्यादा ब्रेकर होगा, और जितना ज़्यादा ब्रेकर होगा आप उतना ही लेट पहुँचेंगे। सिंपल। वैसे ही इस केस में भी होता है। तो जो आर है, जो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड है? लेंथ पर। लेंथ पर कैसे डिपेंड है कि जितना लंबा वायर होगा उतना ही धीमा मतलब कि करंट फ्लो करेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, कि जितना लंबा मतलब कि अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब ये क्या है? ये जैसे ये डिपेंड करता है कि वो कितना थिक है, वो मटेरियल कितना थिक है, कितना मोटा है। अगर इतना मोटा मान लीजिए मटेरियल है, या तो हम पहले सिंपल से रोड से एग्जांपल लेते हैं। ये एक थिक रोड है और ये एक थिन रोड है। तो इस पे ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा कि इस पे ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा? ऑब्वियसली इस पे ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा थिक है तो बहुत सारे लोग इधर से निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि ये रेजिस्टेंस के साथ नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस के उल्टा है, रेजिस्टेंस का उल्टा ही है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। सीधी सी बात। अब जब हम इन दोनों को मैचअप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, हमको ये मिलता है। और अभी मैंने बात किया था जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा। तो यहाँ क्या कांस्टेंट क्या लग रहा है? अब देखिए यहाँ पे ये सिंबल लग रहा है। ये सिंबल किसको कहते हैं? रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग रो कहते हैं। तो अभी हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ने वाले हैं। क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब ये यहाँ से हम लोग तीसरा पॉइंट जो होगा वो हम लोग निकालेंगे, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जो है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी ही है जो कि नेचर ऑफ द मटेरियल होता है। कोई भी आप एल्युमिनियम का ले लिया तो कॉपर का, उसके डिपेंड पे रजिस्टर होते हैं, कितने रेजिस्टेंस है उसके अंदर। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब जैसे कितना लंबा वायर ले रहे हैं, कौन से मटेरियल का वायर ले रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। मतलब ये सब किस लिए डिपेंड करता है? क्योंकि आप जो रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस का वायर लेंगे आपको उतना कम करंट कम फ्लो होगा। जैसे आपने अभी एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा कि जो एक चार्ट बनाया है आपके लिए, क्योंकि जो वायर हैं, जो कंडक्टर्स हैं, फिर उसके बाद जो एलॉयज हैं यानी कि मिक्सचर ऑफ द मेटल और नॉन मेटल, फिर उसके बाद जो क्या आएगा? इंसुलेटर, जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है। तो इधर देख लेते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। उसका क्या था? उसका था ओम। रेजिस्टेंस का इसका ओम मीटर है। सिंस आर इज इक्वल टू एल बाई ए, रो इज इक्वल टू एल इंटू ए बाई एल, हम लोग लिख सकते हैं। मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर आ जाता है ऐसा यूनिट। अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं। फॉर अ मटेरियल irrespective of length and area, the respectivity of is a constant। तो इस पे आपको अभी जो मैंने बताया था वही चीज़ लिखा था। तो रेजिस्टेंसली ऑफ मटेरियल ऑफ द विथ वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसमें अब हम लोग क्या जानने वाले हैं? इसमें हम लोग द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, जो एलॉय होता है उसमें रेजिस्टिविटी हम लोग देखेंगे। इज जनरली हायर देन द कॉन्स्टिट्यूशन मेटल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है एलॉय में, क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ द मेटल होता है।
जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, एलॉय होता है क्या कि कॉपर है, निकल हो गया। और सिंपल सा वो क्या होता है, जो मेटल जो होता है वो क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, गोल्ड ले लीजिए या तो कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब आप ले सकते हैं। तो एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडियली एट हाई टेम्परेचर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एलॉय होता है वो उसका रेजिस्टिविटी हाई होता है और वो अपने ऑक्सीडाइज नहीं होता है जब आप उसको जलाते हैं, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, टोस्टर एक्सेट्रा। तो इस कारण की वजह से एलॉय की इस खूबियों की वजह से उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया। फॉर एग्जांपल टंगस्टन एक फिलामेंट है जो कि एलॉय है टंगस्टन, उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, ठीक, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है अभी नीचे कमेंट करिए, और मैं इसको लास्ट में आपको एंड में बताऊंगा। और अब हम लोग आ गए हैं किस पॉइंट पर, रेजिस्टिविटी पॉइंट, रेजिस्टेंस और इन सीरीज। अब सीरीज में क्या क्या रेजिस्टेंस होंगे, अब सीरीज आप लोग जानते ही होंगे आई होप की। जैसे एक पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस आप इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, एक सर्किट हो गया, ये मान लीजिए एक सर्किट है। अब इसमें रेजिस्टेंस आप इस साइड में कनेक्ट करेंगे कि उसका जो पहला पॉइंट है वो एक रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट से कनेक्ट होगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट से कनेक्ट होगा। उस सीरीज ऐसे ऐसे आप जोड़ते जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन, ठीक। जैसे हम लोग इसमें क्या लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो 3 रेजिस्टेंस में आपका R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 ये हो गया। उसका आप सर्किट भी देख सकते हैं। अभी हम मैं वोल्ट मीटर लगा लिया, वोल्ट ये सब। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, ओम्स लॉ स्टेटेड। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल टू आई आर, अभी मैंने पढ़ा था। तो द करंट I जो होता है सिंबल है, तो फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस ईच अदर, ईच रेसिस्टर विल बी डिफरेंट। तो इसमें सिंपल सा बोला क्या गया है कि जो करंट होता है वो फ्लो करता है रेजिस्टेंस में, सीरीज वो सेम फ्लो करता है, सीरीज में वो सेम फ्लो करता है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट फ्लो करता है, उसका हर टाइम वो चेंज होता रहता है रेजिस्टेंस में। जैसे V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे I सेम है, V डिफरेंट है, तो V1 इक्वल टू आई आर, IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे V आएगा हम लोग का ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। वैसे ही यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम V डायरेक्ट कर दिए और IR1, IR2, IR3 तो ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे I जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, आई आर लिख दिया। फिर उसके बाद IR1, इस सब में से I कॉमन है, I हम लोग ने निकाल दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, तो I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज का फार्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर बार 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में से आते हैं। Thus we conclude that the effect of resistance of the several resistors joined in series is equal to the sum of the individuals। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सम होता है किसका, जो ढेर सारे जो रेजिस्टेंस रहते हैं उसके इक्वल होता है, सम ऑफ द मैनी रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल, क्योंकि जो वोल्ट मीटर था वो तो पैरेलल जुटा था। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है पैरेलल में भी। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मिनिमम इफेक्टिव, उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है अभी हम लोग देखने वाले।
लेटस इसमें भी हम लोग लेट करते हैं 3 रेजिस्टेंस है, और ये किस में पैरेलल सर्किट में जुटेगा, पैरेलल सीरीज में, मतलब पैरेलल कनेक्शन में। अब देखिए सर्किट हो गया पैरेलल, यानी कि एक ऐसे ऐसे जा रहा है रेजिस्टेंस, सीधे चले जा रहा है। अब दूसरा इसके पैरेलल रहेगा, इसके आगे नहीं जुटेगा। इसमें ये डिफिनेशन बनेगा कि जो तीनों पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ 3 रजिस्टर इज कनेक्ट ईच अदर एंड सेकंड पॉइंट ऑफ 3 रजिस्टर इज कनेक्ट ऑफ ईच अदर। ऑब्वियसली वो पैरेलल हो जाएगा। अब हम लोग ने ओम्स लॉ में देखा था कि I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर। इसमें क्या होता है कि V हमारा जो होता है वो इक्वल रहता है, और I जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। क्यों I डिफरेंट हो जाता है? क्योंकि जो I होता है यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक, कुछ इस पार्ट में जाएंगे, कुछ इस पार्ट में जाएंगे, कुछ इस पार्ट में, तो यहाँ पे I डिफरेंट हो जाता है। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज सेम होगा। जब डिवाइड हो जाता है तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ का वोल्टेज तो सेम ही होगा, इस यहाँ का वोल्टेज के थ्रू जो यहाँ वोल्टेज होगा वो यहाँ का वोल्टेज के थ्रू सेम ही होगा। तो इसलिए इस केस में तो I इक्वल टू आई, जैसे हम लोग सेम उसमें किए तो वैसे ही इसमें भी करेंगे कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू है इन तीनों को प्लस करने पे वो आई आ रहा है, तो हम इसको हम लोग आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू वी अपॉन आर कर सकते हैं। अभी मैंने पढ़ा था कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर हम लोग लिख लिए यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग पास वी अपॉन आर वन, वी अपॉन आर टू, वी अपॉन आर थ्री बचा है। तो यहाँ से जब हम v इक्वल है, v को कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी v को कॉमन ले लेते हैं और उधर तो था ही ऊपर, तो v से v जब हम कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन आर इक्वल वैलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री डॉट 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 ऐसे से चलता जाएगा। आई होप कि अब तक आपको समझ में आ रहा है। एंड ये thus we conclude the reciprocal of the effective resistance of the several resistors connected in a parallel is equal sum of the reciprocal of the individual resistance। ये भी उसी के डिफिनेशन, इसी फार्मूला का डिफिनेशन बताया गया है कि कैसे कैसे ये फार्मूला बना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑन द सर्किट। जैसे कि हम लोग सीरीज कनेक्शन में जा करते हैं, अपने घरों में अगर करते हैं तो क्या 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 होता है इन सीरीज कनेक्शन। इफ़ एनी कंपोनेंट ऑफ फेल टू वर्क, अगर कोई बल्ब खराब हो जाता है तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा कि आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ आपका चलेगा नहीं, कोई भी कंपोनेंट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन अ सीरीज। ये पॉसिबल ही नहीं कि आप एक बल्ब को भी सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और एक हीटर को भी उसी में कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट ऑफ द ऑप्टेडली प्रॉपर्ली, क्योंकि दोनों को अलग अलग वोल्टेज चाहिए। हीटर को बल्ब का वोल्टेज देंगे तो कभी नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे ये सब डिफ़िकल्टीज होती है और डिसएडवांटेज है। हेंस टू ओवरकम दिस पॉइंट वी जनरली यूज पैरेलल सर्किट। हमको हमेशा पैरेलल सर्किट यूज करना चाहिए। तो अब हम लोग ने आधा ज़्यादा टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अब थोड़ी सी 2-3 टॉपिक बचे होंगे, जो कि मैंने टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई कंडक्टर में या तो कोई वायर में जो होता है कि आप लाइट करंट जब फ्लो होता है उसमें, तो कुछ टाइम के बाद वो वायर या तो कोई आप डिवाइस ही चलाते हैं कुछ टाइम तक इलेक्ट्रिक से, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, जो कोलोजन होता है, कोलैप होता है, उससे हीट जो जनरेट होता है उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्सप्लेनेशन, बैटरी और सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप जानते ही हैं कि बैटरी या तो सेल जो होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैटरी और सेल केमिकल रिएक्शन इन इट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एट इट टू टर्मिनल, ठीक है। तो बैटरी और सेल, बैटरी या तो सेल आप ले लीजिए जिसमें से करंट प्रोड्यूस हो और इसमें 2 पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, टर्मिनल 2 टर्मिनल होते हैं। फिर उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन विल
कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रजिस्टर। तो जब इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से जो फ्लो होता है, उस जो जब वो जाने लगता है तो रजिस्टर के जो थ्रू जाता है वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज कीप टू एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। तो जब वो जो करंट होता है वो किसी वायर के थ्रू जब जाने लगता है, तब उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई रजिस्टर है और ब्रेकर लग रहा है तो और धीमा होगा करंट, यानी कि वो ज़्यादा ही घिसेगा, यानी कि करंट में से हीट जो प्रोड्यूस होगा, एनर्जी बनेगा। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क। जो पार्ट ऑफ जो थोड़े बहुत एनर्जी होते हैं, जो बचे को जो एनर्जी होता है, वो सब किस में कंज्यूम किए जाते हैं, जो आप जिस डिवाइस से उसको कनेक्ट किए रहेंगे या तो जिस वर्क के लिए आप वो करंट यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब इधर जाता है तो रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इट्स ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड दैट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। तो जब वो एनर्जी जो होता है वो रेस्ट फॉर्म में होता है, तो वो कन्वर्ट होता है किस में, हीट में। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, आप जब उसको थोड़े से रोकेंगे फिर उसमें जो रुके हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो धीरे धीरे जाएंगे और घिसेंगे तो उसमें से वो हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा डिफिनेशन था। और दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर जो हो गया, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन जो हो गया और बल्ब हो गए, ये सब में हीट जो प्रोड्यूस होता है उसी लिए हीटिंग इफेक्ट से ही ये सब चीज़ें बनी है, जो कि हीटर हो गया और वो आयरन हो गया। मैथमेटिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं, जैसे सब हम लोग करंट सपोज करते हैं आई, और जो करंट फ्लो हो रहा है जिस रजिस्टर से, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आर हम लोग लेट करते हैं, और टाइम कितना लग रहा है उसको हम लोग टी करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी होता है। अब हमको जब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन का क्या फार्मूला होगा, डब्ल्यू वी इंटू क्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ठीक, अब जो पावर होता है, अब हम लोग पहले पावर देख लेते। पावर क्या होता है, पावर डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो हम डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, वी क्यू लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ने इस इक्वेशन में हम लोग को मान लीजिए इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से ये हम लोग को मिल गया, पी इक्वल टू वी क्यू बाई टी। अब देखिए क्यू बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम लोग इसको क्यू बाई टी को हम लोग वी आई लिख सकते हैं, मतलब आई लिख सकते हैं, तो वी था पहले से वी इंटू आई, तो पावर का हम लोग का फॉर्मूला हो गया वी इंटू आई। इसको डेविएशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हीट सप्लाई, ठीक है, हीट जो सप्लाई होता है उसमें जो टाइम होता, जो जितना टाइम लगता है, कितना टाइम में वो कितना हीट हो रहा है। तो देखिए हीट इज इक्वल टू पावर, पावर जो सप्लाई हो रही है एनर्जी, फिर उसके बाद टाइम कितना लग रहा है इंटू टाइम। अब जब हम इसमें से पावर निकालते हैं तो हीट और वर्क अपॉन टाइम, इक्वेशन थर्ड मतलब इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हीट का हम लोग को क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू वी आई टी, सिंपल। फिर वी आई, वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग आई आर लिख सकते हैं। तो वी को हम लोग आई आर लिखे और आई टी एच ई टी लिख दिए। फिर उसके बाद एच हम लोग को क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर टी, इसको हम लोग जूल्स लॉ कहते हैं, आई स्क्वायर आर टी। सिंपल सा, आप इससे बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। और पावर में बस ये होता है कि जो एनर्जी होता है अपॉन टाइम हो जाता है, यानी कि जितना भी टाइम रहता है वो कट हो जाता है, बस जो पोटेंशियल डिफरेंस करंट जो रहता है, चार्ज रहता है, ये सब भी बस यूज होता है। तो आप ऐसे ही बुक में दिया गया फॉर्मूला आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। द लॉ स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर
क्या लॉ था, जैसे कि आप देख लीजिए हीट किससे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट है। जो आई स्क्वायर आर टी था, आई स्क्वायर आर टी था, उसमें स्क्वायर था ना। और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब जो टाइम है वो हो गया। फिर फ्लो थ्रू द रेजिस्टर है, कितने टाइम में वो फ्लो करता है। अब कुछ अप्लीकेशंस हैं जो कि एप्लीकेशंस है जो कि हमने एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा, और उसके क्या क्या यूजेज है और क्या कैसे वो बने हैं, किस मेटल से, एलॉय से। तो पहला देख लीजिए, यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर एक्सेट्रा। ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही बेसिस पे बनाए गए हैं, जैसे आयरन हो गया और टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, हीटर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इट इज आल्सो यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। अब इस बल्ब में जो एक फिलामेंट होता है, जो आप कोई भी 100 वाट का बल्ब ले लीजिए जिसमें फिलामेंट एक लगा रहता है, वो ग्लो करता है। वो क्यों ग्लो करता है? क्योंकि वो एलॉय होता है। अभी हम लोग उस फिलामेंट के बारे में जानेंगे क्या क्या है वो। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ एक्सट्रॉन मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट विच इज यूज टंगस्टन। जो फिलामेंट होता है उस किससे बनाया जाता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल जिसमें स्ट्रॉन्ग मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, और उसका क्या नाम है? टंगस्टन। और ये कितने डिग्री पॉइंट पे मेल्ट होता है? ये 3380 डिग्री पे मेल्ट होता है, डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट। और इस फिलामेंट के बारे में क्या क्या लिखा गया? दिस फिलामेंट कैन रिटर्न एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी हॉट इमिट लाइट। तो इस ये काम कैसे करता है? जब इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल से बना है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो इसमें एक एक टाइप का जो कंडक्टर होता है उससे ये कम करंट को फ्लो कर पाता है। अब जब कम करंट को फ्लो कर पाएगा तो इसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगा। और जब ज़्यादा इतना ज़्यादा इसमें हीट जनरेट होता है कि ये लाइट ग्लो करने लगता है। इसी के बेसिस पे इसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बनाया जाता है। और इसकी एक और बात की, जो उसमें जो बल्ब में जो गैस भरी होती है वो आर्गन या तो नाइट्रोजन भरी जाती है, ताकि वो रिएक्ट ना करे जो हीट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड पॉइंट, इट इज आल्सो यूज्ड इन फ्यूज कनेक्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट द सर्किट एंड appliances by stopping the flow of high current. The wire of fuse is made of an alloy of metal, for example aluminum, copper, iron। तो इसमें देखिए बोला क्या गया, जो फ्यूज होता है आपके लोग के घरों में भी लगा होगा, तो एमसीबी आ गया है। तो जो पहले के फ्यूज होते थे, या तो आपके अभी भी इन्वर्टर में लगे होंगे, तो वो सब फ्यूज में एक ऐसी फिलामेंट यूज की जाती है जिसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो, और उसको इतना थीन करके लगाया जाता है कि उस जैसे कि लाइट की वोल्टेज तेज होगी तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा और वो वहीं से ब्रोक हो जाएगा। और ये किस किस चीज़ से बनता है? ये आपका जैसे एल्युमिनियम हो गया, ये सब मेटल हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर हो गया, आयरन, लीड हो गया। लीड से बेसिकली बनता है, आप एक नाम याद रखिए बस, लीड। फिर इसमें द एलॉय शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी। इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होता है। और द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये आप जानते हैं सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। वेन लार्ज फ्लो ऑफ करंट, ये मैंने अभी बताया कि जब ज़्यादा करंट आएगी तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो टूट जाएगा, वहीं से ब्रेक हो जाएगा, और करंट को आगे नहीं पास होने देगा, जो हाई वोल्ट है उसको आगे नहीं पास होने देगा। फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज एट द रेट 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ये सब एम्पियर के फ्यूज आते हैं, जो कि पावर डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ एप्लियंस यूजिंग। तो इसमें
एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। एक जैसे कि हम लोग लेते हैं लेट अस कंसीडर्ड एंड अप्रियंस है इलेक्ट्रिक आयरन हम लोग ले लेते हैं जो कि 1 किलोवाट कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक पावर कितने रेट से 220 वोल्ट के। तो पावर का बस फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, इसका करंट हमको चाहिए ना, करंट कितना कंसीडर्ड कर रहा है मतलब कितना ले रहा है, करंट कितना चाहिए। तो P इक्वल टू वी आई होता है, आई को उसी साइड रखने, वी को नीचे लेकर आइए, वी नीचे आ जाएगा, किलोवाट आवर है तो किलोवाट आवर को हम लोग वाट में बस चेंज करेंगे किलोवाट को, तो 1000 वाट आ जाएगा और नीचे 220 वोल्ट। अगर इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 4.54 एम्पियर, अबाउट 5 एम्पियर के आसपास। तो ऐसे आप किसी भी करंट का मतलब कि कोई भी अप्लायंसेस से पहले लगाने से पहले उसमें फ्यूज देखा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड ऑफ एन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हम लोग का बात आ जाता है जो अब हम लोग फार्मूला बनाते हैं ना, पी आई हमको मिला, पी इक्वल टू वी इंटू आई, ये हमको मिला था। अब हम वी को हम लोग आई स्क्वायर हाँ आई आर लिख सकते हैं। तो आई था पहले से, एक आई और आ गया तो आई स्क्वायर आर, ठीक। फिर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं ना, वी को हम लोग आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर और आई को चेंज करिए, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक। और वी अपॉन आई आर लिख सकते हो तो यहाँ पे पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। फिर उसके बाद पी इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ये आप समझे रहिए, क्योंकि जो हीट होता है वो भी एक एनर्जी होता है। उस अगर आपको हीट का पूरा पता है फॉर्मूला तो आप उस फॉर्मूले में टाइम से डिवाइड करके आप उसका फार्मूला पावर का फार्मूला बना सकते हैं। इसका यूनिट होता है वाट। अब वो 1 वाट को हम डिफाइन करते हैं। 1 वाट कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइन है जो 1 पावर कंज्यूम्ड बाई डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू द हीट एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो P इक्वल टू 1 वोल्ट वी इंटू आई होता है। तो P हम लोग के पास क्या है 1 वाट है और वोल्ट कितना है 1 वोल्ट, एम्पियर कितना है 1 एम्पियर। तो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब P इक्वल टू E बाई टी होता है ना, यू आई टी। अभी हम लोग ने देखा है कि एनर्जी का फॉर्म ही है हीट, तो E इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। आपको अगर पूरा इसका भी पता है फॉर्मूला, अगर पावर का भी पता है तो आप उससे हीट निकाल सकते हैं टी से मल्टीप्लाई करके। तो अब आ जाता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम लोग जूल कहते हैं, या तो वर्क सेकेंड वाट सेकेंड ऐसे भी कर सकते हैं, या तो जूल करते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर और 1 यूनिट किसको कहते हैं, तो एनर्जी को हम लोग किलोवाट आवर, P इक्वल टू 1 किलोवाट पावर और T इक्वल टू आवर। ये डेविएशन आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है, चांसेस हैं। इसका आंसर ये आएगा 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब ऐसा यूनिट ऑफ वर्क मतलब कि वाट सेकेंड का जूल होगा, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। बस इतनी सी क्वेश्चन थे, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, एंड लाइक करिए इस वीडियो को, और चैनल को बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही टॉपर सीरीज अभी चल रही है और ऐसे वीडियो आती रहती हैं। तो आई होप कि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।